आयुर्वेद के सिद्धांत एवं विज्ञान को लेकर के जो हम चर्चा कर रहे हैं, आयुर्वेद दर्शन में आज हम चर्चा करने वाले हैं जल के विषय में। जल बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में अनुपान के लिए भी जल को प्रमुख माना गया है, कारण कि जो जल है वो किसी भी पदार्थ के साथ लिया जा सकता है। अलग अलग पदार्थ के साथ अलग अलग तरह से अलग अलग समय पर जल लेने से अलग अलग तरह के लाभ होते हैं। और इतना ही नहीं, जल को तो इतना कहा गया है कि अलग अलग स्थानों के जल का भी अलग अलग गुणों का वर्णन किया गया है। हालांकि आजकल यदि बच्चों से पूछो कि जल दूध कहाँ से मिलता है, तो लोगों को पता है दूध तो डेयरी से मिलता है। ऐसे जल कहाँ से मिलता है, तो जल तो नल से मिलता है। उनको ये नहीं पता है कि जल के विविध स्रोत होते हैं, क्योंकि जो हम शहरों में रहते हैं तो हमको पता है कि जल या तो नल में आता है और जल को शुद्ध करने के लिए सिर्फ आरओ वगैरह घर में लगा होते हैं, फिल्टर लगे होते हैं। जल शुद्ध करने का एक ही उपाय का हमको पता है और जल प्राप्त करने का भी एक ही साधन घर में उपलब्ध है। परंतु आयुर्वेद की दृष्टि से जल के लिए बहुत बृहद ऋषियों ने वर्णन किया था, क्योंकि जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जल को आयुर्वेद के अंदर अमृत कहा गया है, तो इसीलिए उस अमृत की चर्चा बहुत ज़रूरी है यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं। तो इसके लिए तो आयुर्वेद में उसकी प्रशंसा करते हुए अष्टांग संग्रह के अंदर में लिखा, अनुपानम तो सलिलमेव सृष्टम, कि अनुपान के लिए जल से बढ़ कर के कुछ भी उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। तो यह जल अमृत के समान है। वास्तव में जल अमृत समान है, क्योंकि जल ही जीवन है। हम जानते हैं कि जल से यह जीवन चलता है। हम भोजन आहार तो कई दिन नहीं ले तो भी हम जीवन को चला सकते हैं। जल तो कुछ घंटों यदि हम जल का सेवन नहीं करते हैं तो शरीर में बेचैनी परेशानी होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा कि यह जीवन है। जीवन किसके लिए है? कि जीवन प्राणी मात्र के लिए है। प्राणी मात्र ही नहीं, आप इस जगत में देखते हैं जो हमारे वृक्ष हैं, लताएं हैं, वनस्पतियां हैं, उन सबको भी तो जल चाहिए। पुष्प खिल रहे हैं या हरे हरे जो पत्तियां दिख रही हैं, हरियाली दिख रहा है, ये भी मुख्य रूप से जल ही तो कारण है। इसीलिए कहा जीवनम तर्पणम हृदयम ह्लादि बुद्धि प्रबोधनम, जो ह्लाद आपको देने वाला है, जो बुद्धि को प्रबोध करने वाला है। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं तन्व व्यक्तरसम मृष्टम शीतम सुच्य अमृतोपम। ये बहुत ही जल जो है ये अमृत है, ये जीवन को देने वाला है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल के अभाव में प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है। जल नहीं मिले तो क्या होगा? जल नहीं मिले तो मृत्यु ही होगा, उससे आगे नहीं बच सकता। साधारणतः जो स्वच्छ जल है उसको कहा पित्त को, विषैले प्रभाव को, चक्कर को, दाह को, जलन को, अपचन को और थकान को, बेहोशी को, नशा को, उल्टी को, इतने सारी चीज़ों को दूर करने वाला कहा। अपचन, दाह, नशा और बेहोशी, तो उल्टी, ये सब को दूर करने वाला माना गया है। और बात यदि आयुर्वेद की करें तो भाई एक जल है पर गुण अनेक हैं। ठंडे जल का अलग गुण, उबले हुए का अलग जोड़ और उबाल कर ठंडा किए हुए का अलग है। इस तरह से यदि हम बात करें कि आयुर्वेद में कितने गुणों को एक वर्णन है, और विशेष कर करके इतनी गहन रूप से संभवतः जलों के गुणों की कहीं चर्चा भी नहीं की गई होगी, और इतने गुणों का संभवतः दुनिया ने अनुसंधान भी नहीं किया होगा जितना आयुर्वेद के ऋषियों ने अनुसंधान किया है, जितना रिसर्च किया है। तो क्योंकि जल ही जीवन है, आज हम जल के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि आयुर्वेद की दृष्टि से ठंडा जल क्या करता है, गर्म क्या करता है, गर्म करके ठंडा किया हुआ क्या करता है, या अलग अलग जगह पर प्राप्त होने जल हमको क्या क्या लाभ और दोष पहुंचाता है, हम इसी की बात कर रहे हैं। कहा कि जल का प्रयोग करते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जल है वो जो किस तरह का जल है, कहाँ के द्वारा लाया हुआ जल है, उसका ध्यान में रख करके प्रयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अलग अलग स्थानों का जल अलग अलग तरह का जल होता है। जैसे हम गुरुकुल में रहते थे हरियाणा में, तो हमको आज भी याद है कि हमारे गुरुकुल का जो कुआं था उसका पानी बहुत ठंडा होता था, बहुत मीठा होता था। दूर दूर से गाँव से भी, यानी गाँव में भी पानी होता था, पर स्पेशली पीने के पानी को लेने के लिए वहाँ पर आया करते थे। तो इसी तरह से राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में भी कई सारी जगह पर
पर ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारी जगह पर खारा पानी है, धरती के नीचे बहुत ही खराब पानी है, तो पीने के लिए अभी भी कई कई किलोमीटर चल करके जाना पड़ता है। महाराष्ट्र वगैरह में बहुत ही पानी का अभाव है। उनसे जाकर के पूछिए कि पानी की क्या महत्ता है, पानी कितना ज़रूरी है जीवन के लिए, क्योंकि आप पानी वाली जगह पर रहते हैं, आपको सहज रूप से पानी जल प्राप्त है, तो आप उसकी महत्ता को ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो जल ही जीवन है। जहाँ जल नहीं है, जिस तरह से जल के अभाव में लोग जीवन को जी रहे हैं, ज़रा उनके पास जा कर के देखिए। इसीलिए क्योंकि धरती में ऐसा कहा जाता है कि जो पीने योग्य जो जल है बहुत कम मात्रा में, बहुत कुछ ही प्रतिशत है, तो इसीलिए जल का संरक्षण करना यह भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जल बचाएंगे तो जीवन बचेगा। इसीलिए कि पीने के लिए भी जलों की जो गुणों की दृष्टि से ही, पानी का जो गुण है, जल का जो गुण है, उसकी दृष्टि में रख करके ही आयुर्वेद में कहा कि आप प्रयोग करना। और जो स्वच्छ और जो पीने योग्य जल है, कि कहा कि कैसा पानी है जो एकदम पिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि वर्षा जल, यदि आप सीधे सीधे जहाँ पर वृक्ष नहीं है, पेड़ों में से ना होकर के सीधा आसमान से यदि गिरता है, यदि आप उसको संचित कर लेते हैं, तो कहा कि अच्छे बर्तनों में संचित करके रखा जाता है, तो उसको आयुर्वेद की दृष्टि से सर्वोत्तम माना गया है, औषधीय गुणों से युक्त माना गया है। और इसमें भी जो पहली वर्षा होती है, उस वर्षा को छोड़ देने का विधान है, क्योंकि पहली वर्षा में जो आसमान में धूल है, धक्कड़ है, पोल्यूशन है, वो उसमें से होकर के गिरता है। दूसरा जल वह भी जिस एरिया में पोल्यूशन नहीं है वहाँ, क्योंकि प्राचीन काल में इतना पोल्यूशन नहीं होता था, इसीलिए वर्षा जल बहुत उचित होता था। अभी भी जहाँ पोल्यूशन नहीं है और पहली वर्षा जल को छोड़ दे, दूसरे वर्षा जल के पानी को शुद्ध माना गया है। चलिए मैं कहूँ कि यदि वर्षा जल का जल को आपको पीना नहीं है, तो पर मैं कहूँगा कि आपको बारिश में भीगना अच्छा लगता है, कभी कभी वर्षा में थोड़ा सा आप आनंद लेना चाहते हैं, तो भी पहली बारिश में मत भीगना, दूसरी बारिश में अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार भीगते हैं, शरीर का स्नान कर लेते हैं, तो भी वो अच्छा माना गया है, शरीर के लिए भी अच्छा है और पीने के लिए भी अच्छा है। क्योंकि पहली वर्षा में जैसे हमने कहा कि वायुमंडल में, आकाश में जो फैला हुआ जो प्रदूषण होता है उसका असर होता है, और भूमि पर गिरने के बाद में भी अनेक तरह की जो अशुद्धियाँ होती हैं उसके साथ में वो मिल जाती हैं। और जिस स्थान पर नदी में जाकर ये जल मिलता है और वो उसके अनुसार उसके गुणों को या दोषों को भी अपना लेता है, यानी कि वर्षा का जल जहाँ गिर जाता है, जिस स्थान पर गिरता है, जिस तरह के पानी के साथ जा करके मिलता है, उसको जो है उस गुण और दोष को अपना लेता है। पहाड़ पे आप देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर झरने निकलते हैं, जिसको स्प्रिंग वाटर कहते हैं, चश्मे कहते हैं, या इस तरह के जो चश्मे हैं, इस तरह के झरने हैं, यदि कहीं पर दिखाई दें तो इसको आयुर्वेद की दृष्टि से सर्वोत्तम माना गया है, शुद्ध जल माना गया है। हालांकि इस तरह के झरने सब जगह पर उपलब्ध नहीं होते, कहीं कहीं पर दिखाई देते हैं, और ये बहुत ही अच्छे, क्योंकि जैसे वर्षा का पानी जब धरती पर चला जाता है, धरती पर जाने के बाद में धीरे धीरे जो है रिस करके एक तरह से विविध तरह के मिट्टी, पत्थर और धरती के जो पूरी जो सारे जो लेयर है, कई लेयरों से होकर के वो फिल्टर होकर के गुजरता है, इसीलिए उसको बहुत ही शुद्ध माना गया है। इसलिए यदि अच्छी जगह पर, पोल्यूशन रही जगह पर कहीं आपको स्प्रिंग दिखाई दे, यानी कि धरती से निकलता हुआ जल निकाले, कोई फ़िल्टर फाल्टर की ज़रूरत नहीं है। परंतु आज जो मैं देखता हूँ कि आज फ़िल्टर के नाम पर या बोतल बंद पानी के नाम पर हमारे दिमाग में भ्रम हो गया है। हमको लगता है यदि बोतल में पानी भरा हुआ है तो शायद वो शुद्ध होगा, पर यदि हम जाकर के नल का पानी पीने की बात करें तो आदमी को डर लगता है कि न जाने इसमें क्या अशुद्धि है। वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं है। कुछ वर्ष पहले तक यदि आप देखते हैं, 10, 15, 20 साल की आप पीछे जा कर के देखिए, कोई इस तरह के फ़िल्टर नहीं थे, या ये जो बोतल बंद पानी नहीं था, तब क्या हम स्वस्थ नहीं थे? या आज जितना आरओ और फिल्टर घरों में लगाए गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कभी कभी सेहत के चक्कर में हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमने ख़त्म कर ली है। थोड़ा थोड़ा प्रकृति से संघर्ष करने की शक्ति शरीर में होने से अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रदूषित जल पीजिए, पर मैं ज़रूर कहूँगा कि जो आरओ वगैरह, ये जो आजकल के जो फिल्टर हैं, उनमें से जितना भी जो मिनरल्स होते हैं, जल के अंदर जो तत्व होते हैं, जो पोषकता होते हैं, उन सबको भी हटा दिया जाता है। जल को न्यूट्रल करने से जल नहीं हो तो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से वो सिर्फ उसका जल का एक प्रकार बच जाता है। तो इसलिए ध्यान रहे, जल
प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध जल है या प्राकृतिक जल है, यदि आपने घर में ट्यूबवेल भी लगाया है तो फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। वो कई लोग कहते हैं कि पानी हार्ड वाटर है, उसको सॉफ्ट करना है, सॉफ्टनर लगाना है। हार्ड वाटर यदि पिएंगे हजम हो जाएगा तो आपका शरीर ठीक रहेगा। यदि सॉफ्टनर लगा लिया फिर भी वो ज़रूरी नहीं कि वो हजम हो जाए, तो इसलिए बचिए। अनावश्यक रूप से जल को शोधन के नाम पर जो एक भ्रम है, अनावश्यक जल को शुद्ध करने के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उससे भी हमको बचना बहुत ज़रूरी है। तो संसार में सबको प्राकृतिक रूप से शुद्ध जल मिलना संभव नहीं है, ये सही बात है, हम जानते हैं। फिर भी ध्यान रखना जरूरी है कि जहाँ मिल रहा है वहाँ आप भ्रम में बिल्कुल भी न रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में यदि शुद्ध जल न मिले तो आयुर्वेद की दृष्टि से कहा कि सबसे सरल उपाय है जल को उबाल करके फिर ठंडा करके आप पिए। पानी को उबाल लीजिए एक पतीले में और मटके में भर लीजिए, थोड़ा ठंडा होने के बाद में उसको पीजिए। उससे सर्वोत्तम जल कोई भी जल आयुर्वेद के अंदर नहीं माना गया है, क्योंकि उबालने से जल की शुद्धि हो जाती है। इस तरह से ऐसा जो जल होता है वात पित्त और कफ का जो है इन दोषों का शमन करता है, दोषों को शांत करता है। यह पाचक भी हो जाता है, ये जठराग्नि को भी बढ़ा देता है, इससे भूख भी बढ़ती है। यानी उबला हुआ पानी पीने से भूख भी बढ़ती है, पेट भी ठीक रहता है, पेट के रोग भी ठीक रहता है। विशेष कर करके जैसे कोई किडनी का पेशेंट है, किसी तरह से आपके शरीर में इन्फेक्शन है, किसी तरह की आपको परेशानी है, तो उन सब रोगियों को जल, जिसको कम जल पीना है या जिसको भी जल पीना है, यदि आप उबाल करके रख करके जल पीने की आदत डालें तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसी जल को आयुर्वेद में सर्वोत्तम माना गया है। और जल का जो सेवन है वह भी उचित मात्रा में, उचित ढंग से, उचित समय, मात्रा भी उचित हो, पीने का ढंग भी उचित हो, समय भी उचित हो, ऐसा आयुर्वेद हमको समझाता है। आयुर्वेद में इस तरह से बातों का वर्णन किया गया है और कहा कि जल पीने से जो है ज़्यादा जल पीना भी हानिकारक माना गया है। कई लोग सोचते हैं कि जितना भी जल पियोगे तो एकदम बोले जी सेहत बनेगी, नहीं। कोई भी अमृत भी यदि ज़्यादा लेते हैं तो विष का कार्य कर जाता है। इसी तरह से यदि जल को भी ज़्यादा पिएंगे तो कई बार भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा। यदि इसके अलावा यदि जल को बहुत कम मात्रा में पिएंगे या नहीं पिएंगे तो भी जा कर के वह नुकसान करेगा, भोजन का पाचन नहीं होने देगा, इससे अनेक रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, जल की कमी के कारण से मल मूत्र वगैरह विसर्जन में ठीक से नहीं होगा, कब्ज हो जाएगा, गैस हो जाएगा, शरीर में खुश्की हो जाएगी। इसीलिए बहुत सारी तरह के जो शरीर के टॉक्सिन्स हैं, जो उस विषैले तत्वों को, हानिकारक तत्वों को, टॉक्सिक को निकालने के लिए भी जल ही काम करता है। इन्हीं जल के द्वारा हम शरीर के जो विशुद्ध तत्व हैं, जो विषैले तत्व हैं, उनको बाहर निकालते हैं, विशुद्ध तत्वों को बढ़ाते हैं। इसीलिए इन सारी बातों का आयुर्वेद ने बहुत ध्यान रखा हुआ है और इसको ध्यान में रख करके और आयुर्वेद ने कहा कि एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं पीना, पानी पीना, बार बार पानी पीना है, क्योंकि इससे जठराग्नि की वृद्धि होती है, शरीर में जल की जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है। और जब अजीर्ण हो, एसिडिटी बनी हो, इंडाइजेशन हो, गैस्ट्रिक ट्रबल हो, कॉन्स्टिपेशन हो, इन सब स्थिति में जल को कहा कि ये औषधि का काम करता है। इसीलिए भोजन का पाचन होने के पर ही जल पीने से शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। एक जो बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, यदि हम खाने वाले द्रव्य हैं, पीने वाले द्रव्य हैं, या जो जीवन में हम जल आदि का सेवन करते हैं, यदि इनके थोड़े से औषधीय गुणों का हमें पता चल जाए तो ये जो हमारा भ्रम है कि डिब्बा बंद चीज़ों में ही सेहत है, या अलग अलग तरह की हरी पीली नीली जो पत्तियां होती हैं, जो गोलियां होती हैं, उसके अंदर ही ताकत है, ये भ्रम निकल जाएगा। इसीलिए सेहत को बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप शक्तिपात चाहते हैं, सेहत बनाना चाहते हैं, तो जो आप अपने दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनके प्रयोग की विधि को सीख लीजिए। आयुर्वेद कहता है कि भोजन से पहले यदि आप जल पीते हैं तो फिर पाचक अग्नि जो है मंद हो जाती है और भूख कम हो जाती है, इससे शरीर दुर्बल हो जाता है। इसीलिए कहा कि आप भोजन से एकदम तत्काल, भोजन से आधा घंटा पहले तक जल पीने के लिए निषेध किया गया है। उसके बाद भोजन करने से पहले आचमन का विधान है, जिसको
3 बार जल लेकर के पिएं या थोड़ा सा 2-3 घूंट जल पी लें। इससे जो कफ है उसका निस्सरण हो जाएगा, जठराग्नि जैसे तेज हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जब कहीं लकड़ी में अग्नि जल रही होती है तो आप क्या कर देते हैं, 2-4 छींटे मार देते हैं तो अग्नि और तेज हो जाती है, या ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो अग्नि बुझ जाती है। इसी तरह से भोजन से पहले यदि थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि तीव्र हो जाती है, यदि ज़्यादा पानी पी लेते हो तो जठराग्नि बंद हो जाएगी। ये सेम वही सिद्धांत है। इसीलिए कहा कि भोजन के बीच बीच में यदि भोजन में तरल पदार्थ हैं, पतली दाल है, कढ़ी है, ऐसी पतली चीज़ें हैं तो जल पीना जरूरी कतई भी नहीं है। परंतु यदि थोड़ी शुष्क भोजन है, प्यास लग रही है, गर्मी का मौसम है तो भोजन के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा जल आप पी सकते हैं। इसको आयुर्वेद में पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला कहा, और आयुर्वेद के अंदर कहा कि इससे आयु की भी वृद्धि हो जाती है। तो भोजन करने से आधा घंटा पहले, भोजन करने के 1 घंटे बाद तक, गर्मी है तो थोड़ा पहले भी पी सकते हैं, थोड़ा कम पीना, पर 1 घंटे के बाद में, कम से कम आधा घंटे के बाद में जल पीना है। परंतु 1 घंटे के बाद तो जरूर जल पीना। पहले भोजन कर लेते हैं, पूरा दिन बीत जाता है, फिर भी भोजन जल नहीं पीते हैं। इसीलिए इसको ध्यान रखना है। और भोजन करते समय ये कहा कि आयुर्वेद के अंदर मोटे शरीर वालों को भोजन के बीच में तथा पतले शरीर वालों को भोजन के बाद ही जल पीना चाहिए। कोई ज़्यादा मोटा है, खुश्क आहार ले रहा है तो उसको परेशानी हो सकती है, तो भोजन के पाचन के लिए कहा कि थोड़ा सा जल उस समय पर ले सकते हैं। और नॉर्मल सभी आदमी के लिए कहा कि कम से कम आधा घंटा, नहीं तो 1 घंटे के बाद ही जल पीना चाहिए। और मोटे ताकतवर लोगों के लिए कहा कि जहाँ भोजन के बीच में थोड़ा जल पी भी सकते हैं, परंतु भोजन के अंत में जल पीना उसको विष समान कहा गया है, वो बहुत ही पॉइजन कहा गया है। अंत में जल पीते हैं तो बहुत हानि होती है। ध्यान रहे, भोजन के बाद में जल नहीं पीना है। परंतु एक विशेष बात है, जल तो नहीं पीना है पर भोजन के तुरंत बाद तक्र का पान करना चाहिए। बहुत ही लाभकारी माना गया है भोजन के बाद छाछ का पान। इसके विषय में हम और चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि जल का सेवन हर मनुष्य के लिए हर अवस्था में लाभकारी है। कुछ रोगों में जल की मात्रा कम पीना चाहिए, उस समय पर ध्यान रख लेना चाहिए। जैसे आपको अरुचि हो, भोजन करने की बिल्कुल भी इच्छा ना हो रही हो तो जल थोड़ा कम पी लेना मेरे भाई। पुराना जुकाम हो, सर्दी, जुकाम, कफ, लार निकलने की बीमारी हो, शरीर में ज़्यादा स्वेलिंग हो, वाटर रिटेंशन हो, जिनको एसाइटिस की प्रॉब्लम हो, जलोदर हो, पाचन शक्ति की कमजोरी हो, क्षय रोग है, या फिर विविध तरह के गलित कुष्ठ आदि चर्म के रोग हों। हालांकि स्किन के लिए जल लाभकारी माना जाता है, पर स्किन प्रॉब्लम हो चुकी हो तो थोड़ा सा कम लेना। डायबिटीज़ में भी कहा कि ज़्यादा जल नहीं पीना। डायबिटीज़ में यदि बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, और जिनको किडनी प्रॉब्लम है उनको तो बहुत थोड़ा पानी पीना चाहिए, और पानी भी थोड़ा थोड़ा कई बार पीना चाहिए, नहीं तो आपको जो है जा कर के वो शोथ को बढ़ाएगा, किडनी की बीमारी को बढ़ाएगा। इस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार का जो जल है उसका सेवन बहुत ही लाभकारी है। जैसे कि जो मोटे हैं, जिनको वायु रोग है, जिनको कफ है, उनके लिए कहा कि उनको गर्म जल पीना चाहिए। और जब पित्त की स्थिति है, जब आपको एसिडिटी बन रही है, हाइपर एसिडिटी है, शरीर में गर्मी है, शरीर में बेचैनी है, तो आपको ठंडा पानी पीना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ रोगों में उबला हुआ पानी लाभ करता है। तो जैसे कि हमने कहा किडनी के रोगी हैं, अर्थराइटिस के रोगी हैं, हार्ट ट्रबल के रोगी हैं, जो किसी तरह से बहुत शिथिल और कमजोर रोगी हैं, उनको उबला हुआ जल ही पिला लेना चाहिए। और शीतल जल यदि एक के लिए अमृत समान है तो दूसरे के लिए कई बार हानिकारक भी हो सकता है। कि शीतल जल सबके लिए लाभकारी नहीं है। जैसे कि अपच के साथ जो है जो अजीर्ण होता है, उस स्थिति में जल पीने से जलन तो शांत हो जाता है, भोजन का भी पाचन करता है। यानी कि जब आपको बहुत एसिड बन रहा हो तो जलन के साथ में भोजन को पाचन भी कर देता है। परंतु यदि यही जल ठंडा, जैसे खांसी, दमा के रोगी को पिलाया जाए, कफ बलगम हो रही हो तब पिला दिया जाए, तो आपको एकदम नुकसान करेगा, कष्ट को बढ़ाएगा। तो इस तरह से हमको सारे तथ्यों को दृष्टि में रख करके विभिन्न प्रकार के जो जल हैं उनकी विशेषताओं को जान करके जल का प्रयोग कर लेना बहुत ही लाभकारी रहेगा, बहुत ही उपकारी रहेगा। तो इन चीज़ों का हम ख्याल रखें, ख्याल रख करके ही हम जल का पान करें। और आयुर्वेद में भोजन के बाद जल पीने के लिए बहुत ही बिल्कुल स्ट्रिक्टली निषेध किया गया है। जो लोग वायु प्रकोप से होने वाले जितने भी जो सिर के रोग हैं, हिचकी हैं, दमा हैं, श्वास हैं, जैसे पीड़ित हैं, गाना गाने वाले हैं, जोर से बोलने वाले हैं, भाषण देने वाले हैं, या जिनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, किसी भी व्यक्ति को भोजन के तुरंत बाद किसी को भी जल नहीं पीना चाहिए।
तो भोजन के बाद यदि कोई जल पीता है जिसको सर में पीड़ा है तो उससे वात प्रकोपित हो जाएगा। सामान्य स्थिति में जो भोजन में पाए जाने वाले जितने भी जो तत्व हैं, स्निग्ध पदार्थ हैं, वह सब वात को शांत करने में सहायक होते हैं, परंतु शीतल जल पीने से उसके ठंडे प्रभाव के कारण से क्या हो जाता है, वात प्रकोपित हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान रहे, जिनको ज़्यादा गले का काम लेना पड़ता है, भाषण देना पड़ता है, पढ़ना पढ़ाना पड़ता है, इसके लिए कहा कि आपको ठंडे जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पीने के बाद में थोड़ा सा जो जल का प्रभाव है पूरा गले में और छाती में तुरंत पड़ता है, और जो भोजन के साथ लिए गए जो स्निग्धता है, ठंडा जल जो है, हमारी जो स्निग्धता है, जो सलाइवा है, लार है, उसको वो कई बार कम कर देता है, जिसको ज़्यादा बोलना पड़ता है। हालांकि जिनको पित्त ज़्यादा बना हुआ है उस समय पे, क्योंकि जो हमारा एसिड है मुंह में होता है, सलाइवा ज़्यादा होता है, तो उसको हटाने के लिए वो ठंडा जल लाभकारी होता है, इसीलिए एसिडिटी वालों को वो लेना चाहिए। और आप कहेंगे कि जी एसिडिटी भी बन रही है, गाना भी है, भाषण भी देना है, पढ़ाई भी करानी है, तो क्या करें? ये तो विषम स्थिति हो गई, यानी कि एसिडिटी में ठंडा पीना है, बोलने वालों को गर्म पीना है। उस समय पर मेरा भाई ध्यान रहे, आप नॉर्मल जल पिए, न ठंडा न गर्म, जिससे कि आप अपने गले को ठीक रख सकें और अपने एसिडिटी को ठीक कर सकें। नहीं तो आपके गले के रोग बढ़ जाएगा। और भोजन के बाद जल पीने से भोजन के जो पोषक तत्व के जो उसको जो शरीर में जो पोषक तत्व को ग्रहण करने की क्षमता है वो नहीं हो पाती है। इसीलिए भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। यानी ये आपने जाना कि भोजन कैसा पानी पीना चाहिए, किसको पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। इस तरह से जल जो है हमारे लिए जीवन है, जल ही जीवन है। जल का संरक्षण, जल का बचाव के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से सेवन, और जल को लेकर के जो भ्रम है भूल जाइए कि बोतल में बंद पानी है तो सेहतमंद होगा। प्लास्टिक के बोतल का पानी तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ वो कैंसर कारक माना गया है कि पानी का जो बोतल है बाहर रखा जाता है, और वो यदि ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म में रहता है तो बिल्कुल भी मत पीना। वो सामान्य आप झोड़ का पानी पी लेना, पर यदि प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ पानी वो तेज़ धूप में यदि वो गर्म हो गया हो तो उसको कभी मत पीना। इसीलिए पानी को रखने के लिए हो सके तो आप चाहे बोतल में रखना पड़े तो थर्मस वगैरह आते हैं, या कांच के बोतल आते हैं, या फिर किसी धातु के बर्तन में, तांबा है, स्टील है, उनमें रख करके उसमें यदि गर्म भी हो जाए तो हानिकारक नहीं होता है। परंतु प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ जल यदि धूप से भी गर्म हो जाता है तो वो भी बहुत खतरनाक है, उसको पीने से आप बच लीजिएगा। और ज़्यादा पुराना पैक हुआ पानी जो, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए जो बोतल बंद पानी होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो क्योंकि जल को जब वो सूर्य की किरणें या चांद की किरणें या खुली हवा लगती है तो वो जल को शुद्ध करती रहती हैं, परंतु जब बोतल में बंद कर करके पानी रख देते हैं तो वो ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुँचती है, इसीलिए जाकर के वो खतरनाक और हानिकारक हो जाता है। इसीलिए बोतल बंद पानी पीने की जगह यदि बोतल बंद पानी भी पीना हो तो आप यदि बाहर खुले में रख करके कुछ घंटों के बाद में जब पीते हैं तो यह आपको नुकसान कम करेगा। तो अब हम बात करेंगे, गुणों की चर्चा करेंगे, तो इसको आप लगातार इस चीज़ को आप समझे रहिए।